हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं विशाल सिंह फ्रॉम केजीबी साइंस इजी लर्निंग वेलकम्स यू। आज प्रैक्टिस का आखिरी दिन और प्रैक्टिस करते हैं एक सैम्पल पेपर की। एक फुल सिलेबस का पेपर है मेरे पास आपके लिए और इस पेपर को प्रैक्टिस करते हैं। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट। स्पीड से करूँगा। देखिए, मैंने आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस पहले खुद सॉल्व किए हैं। ये पूरा पेपर मैंने खुद सॉल्व किया पहले, इसके आंसर्स निकाले जिससे कि मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता जाऊं, क्योंकि ये क्वेश्चन को मैं सारा के सारा सॉल्व करूंगा तो वो ये क्वेश्चन पेपर 3 घंटे में खत्म होगा और वीडियो बनेगा 3 घंटे का, क्योंकि पूरा पेपर 3 घंटे में सॉल्व होगा। इसलिए इसके मैंने आंसर्स निकाल लिए हैं, मैं आपको तरीका बताता जाऊंगा और आंसर्स बताता जाऊंगा। उसको पूरा कंप्लीटली आप सॉल्व कर लेना, ठीक है बच्चों। आपको तरीका पता चल जाएगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले सेक्शन से। तो फर्स्ट सेक्शन है हमारे पास, इसमें लिखा हुआ है द वर्टेक्सेस ऑफ पैलोराम आर ए 1 2 4 5 x6 एंड 3 5। आ गया कि नहीं आ गया। एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो कितना इजी क्वेश्चन है ये, कितना इजी क्वेश्चन है, सारे बच्चों को याद है। हमने एक प्रॉपर्टी लिखी थी। क्या प्रॉपर्टी लिखी थी बताइए। ऐसे करके एक पैलोराम बनाते हैं, ऐसे करके एक पैलोराम बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं बताइए। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। क्योंकि ये पैलोराम के वर्टेक्सेस हैं तो इनका मिड पॉइंट सेम होगा। अरे डायगोनल्स ऑफ पैलोरामा बाइसेक्ट ईच अदर, ये ओ पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी सी। लिखते जाएंगे नहीं लिखते जाएंगे बताइए। मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो ए सी का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे। ए ये रहा और सी ये रहा, कैसे निकलेगा बताइए। ए सी का मिड पॉइंट 1 + x अपॉन 2 और 2 + 6/2 इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। बी डी का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे। ये रहा बी और ये रहा डी, तो 4 + 3/2 y + 5/2। आ गया कि नहीं आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेना। सॉल्व करके आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब आपके पास जो पॉइंट के एक्स वाई की वैल्यू पूछी थी ना, तो एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी 6,3। आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को। इसी टाइप से आप करते जाइए, ठीक है ना। और नेक्स्ट है आपका द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर इज। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर तो जो होता है दैट इज 4, और सब तो इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2⁻²2 आ गया। और लीस्ट प्राइम नंबर वो 2 होता है तो 2⁻1 आ गया, है ना। तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम का और एचसीएफ का रेशियो निकालना है, तो मतलब डिवाइड करके लिखना है। एलसीएम कैसे निकलेगा बताइए, 2⁻2 निकलेगा। एचसीएफ कितना निकलेगा, वो 2 निकलेगा। तो दैट इज कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4/2 दैट इज 2/1। तो दिस इज द आंसर। आ गया कि नहीं आ गया। नेक्स्ट है आपके पास जो थर्ड वाला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k and this इज कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, है ना। तो 5 अपॉन क्या लिखेंगे बोलिए, 5/15 इज इक्वल टू 7/21 इज इक्वल टू 3/k। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेंगे, इसे 3 टाइम्स कट जाएगा तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of the zeros is this and product is this। यानी कि जो सम है वो -1/4 है और जो प्रोडक्ट है वो 1/4 है। तो जो पॉलिनोमियल बनेगा वो कैसे बनेगा, के बाहर लिखेंगे x² माइनस सम ऑफ द रूट्स यानी कि माइनस का 1/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि 1/4। आ गया कि नहीं आ गया। ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/4x प्लस 1/4। बट जो इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दी हुई है सारी, तो इसमें से 1/4 को कॉमन ले लो, या ऐसे मान लीजिए कि हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा, 4x², 4 कट जाएगा x, 4 कट जाएगा 1, तो 4x² प्लस x प्लस 1। तो दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए, बोलिए बच्चों। सबको आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा है। हैंड रेज क्या करिए, हैंड रेज, हैंड रेज करने होते हैं, पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन आप कर रहे हैं। इन देखिए ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, एएम एंड पीएन आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर रेस्पेक्टिवली। ab² अपॉन pq², ध्यान से देखना बच्चों। ab² अपॉन pq² की वैल्यू 4/9 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ab/pq की वैल्यू 2/3 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इसका रूट निकाल दिया। तो अब ध्यान से देखना, इसमें आपको ट्रायंगल दिए हुए थे
एक ट्राइंगल था ए बी सी ऐसे करके, ए बी सी, और एक ट्राइंगल ऐसे था पी क्यू आर, दिस इज पी क्यू और ये आर, तो दीज आर द एल्टीट्यूड्स, दीज आर द एल्टीट्यूड्स। नहीं आया समझ में? क्या लिखेंगे इसको बोलिए? एम। इसको क्या लिखेंगे बोलिए? एन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, और ए को चलो ए की जरूरत नहीं पड़ेगी, ए को रहने दो, वैसे लिख सकते हैं बट ए की कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही। हम ऐसे लिखिए सीधे सीधे कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्वेश्चन ट्राइंगल सिमिलर था इसलिए, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए ना, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए कि नहीं हुए? तो हम क्या लिख सकते हैं? हम क्या लिख सकते हैं बोलिए बच्चों? हम ये लिख सकते हैं ट्राइंगल बी एम ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू एन पी, क्यू एन पी। दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए? और ट्राइंगल जब सिमिलर हो गए तो पक्का साइड का रेशियो कितना होगा? इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो यानी कि ए एम अपॉन पी एन का रेशियो कितना होगा? ए एम अपॉन पी एन का जो रेशियो होगा वो हम ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर, यानी कि 2/3। आ गया कि नहीं आ गया बताइए? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व किए हैं आपके लिए जिससे कि मुझे आंसर्स पता हो इनके। आ गया कि नहीं आ गया बताइए? इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एक ट्राइंगल एबीसी है, मान लीजिए दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी, राइट एंगल एट बी। आ गया कि नहीं आ गया? राइट एंगल एट बी, tan ए की वैल्यू ये, तो आपको ये सारी की सारी वैल्यू निकालनी है। आ गया कि नहीं आ गया? अरे बोलिए, पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है ना? तो ए और सी, tan ए दिया है ना, tan ए दिया है ना, देखो ये तो 90 का है ही है, tan ए √3 है, तो इसका मतलब ए इक्वल टू कितना हो गया? 60 हो गया। अरे tan ए √3 60 की वैल्यू तो होती है, ये वाला एंगल 60 का हो गया, ये 90 का है ही है, तो पक्का कॉमन सेंस से ये वाला 30 का बचेगा। ये सारी सारी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा बताइए बच्चों? 0 आ जाएगा। मैंने सॉल्व कर लिया था इसको, आप कर लेना। नेक्स्ट है आपका ये बीटा की वैल्यू निकालनी। तो देखिए मैं साइन का और कॉस का दोनों टर्म लिखे हुए हैं, आप इसको केवल एक ही टर्म में सॉल्व कर दो, केवल एक ही टर्म की फॉर्म में चेंज कर दो। किस फॉर्म में चेंज करेंगे बताइए? चलो मैं साइन की फॉर्म में चेंज कर देता हूं, तो 2 साइन स्क्वायर बीटा, कॉस को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, बाहर ब्रैकेट लगा हुआ है तो माइनस का 1 और प्लस का साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, ये 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 3 हो गए, तो साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 हुआ, साइन बीटा इज इक्वल टू 1 हुआ, तो बीटा इज इक्वल टू कितना हुआ? 90 डिग्री, क्योंकि साइन के टेबल में 1 90 डिग्री की वैल्यू तो होती है, तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट आता है आपका LCM ऑफ x एंड 18 इज 36, HCF ऑफ x एंड 18 इज 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बहुत ही क्वेश्चन है, LCM इंटू HCF है ना, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, इसमें से x निकाल लेना, 1836 दो बार कट जाएगा, 4 आ जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, ABCD इज द ट्रेपेजियम इन विच AD पैरेलल टू BC, और AD की वैल्यू 4 है ना, AD की वैल्यू कितनी है बताइए? AD की वैल्यू कितनी है बोलो बच्चों? 4 है। इफ डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O सच दैट AO अपॉन OC इज इक्वल टू DO अपॉन OB इज इक्वल टू 1/2, तो आपको BC की वैल्यू निकालनी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए? ABCD इज द ट्रेपेजियम आपको मान के चलना है, कैसे मानेंगे बताइए? एक ABCD ट्रेपेजियम बनाइए ऐसे करके, बन गया ABCD ट्रेपेजियम हो गया, ये इसके पैरेलल है, ये इसका डायगोनल हो गया, मान लीजिए दोनों O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, है ना? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कॉमन सेंस बताइए, ये वाला एंगल इसके बराबर है कि नहीं है? ऑल्टरनेट एंगल है, ये वाला इसके इक्वल है कि नहीं है? ऑल्टरनेट एंगल है, दो एंगल इक्वल हो गए, तो दिस ट्राइंगल सिमिलर टू दिस ट्राइंगल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो हम क्या लिखेंगे बताइए? ट्राइंगल कौन सा वाला? ट्राइंगल ABO वाला, ABO वाला इज सिमिलर टू, ए के साथ क्या लिखेंगे? C, बी के साथ क्या लिखेंगे? D, और O के साथ O। सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए? तो हम क्या लिख सकते हैं बोलिए? हम लिख सकते हैं AO अपॉन OC, AO अपॉन OC इज इक्वल टू AB अपॉन CD,
ए डी अपॉन सी डी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बताइए। तो ए बी अपन सी डी लिखेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा। इसने सी डी पूछा है, ये गलत लिखा हुआ है, बी सी नहीं पूछा, सी डी पूछा है, सी डी है ये। आ गया कि नहीं आ गया, मतलब ये वाली लेंथ पूछी है। तो कैसे लिखेंगे बोलिए, ओ ए अपॉन ओ सी इजिकल टू कितना हो गया, ए बी अपॉन सी डी, यही तो होगा, यही होगा कि नहीं होगा। तो ओ ए अपॉन ओ सी की वैल्यू तो क्वेश्चन में 1/2 दे रखी है ना। और ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये क्वेश्चन में 4 दे रखी थी। अरे ये मैंने फिगर उल्टा बना दिया है, फिगर उल्टा बना दिया है, कोई बात नहीं बच्चों, सही लिखा हुआ है, वो बी सी था। 1 मिनट में सही कर दे रहा हूँ इसको, दोबारा देखिए। इस फिगर को सीधा कर दीजिए आप, ए डी वैसे लिख दो, इसकी नेमिंग ठीक करनी है, मतलब इसकी नेमिंग ठीक करनी है। यहाँ पर डी लिख दो, ए ये बी हो गया, ये सी, अब सही है, ए बी सी डी, क्योंकि ए डी की वैल्यू 4 थी ना, तो ये 4 हो गया, अब सही आ जाएगा, है ना। बी सी निकालना था ना, ये वाली साइड निकल जाएगी अब। तो सिमिलर करना तो आपको आ गया, दिस एंगल इजिकल टू दिस एंगल और दिस एंगल इजिकल टू दिस एंगल, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए, ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो क्या लिखेंगे बताइए, क्या लिखेंगे बोलिए, ट्राइंगल कौन सा वाला बोलो, ए डी ओ, ए डी ओ इज सिमिलर टू किसके, ए के साथ क्या लिखेंगे सी, और डी के साथ क्या लिखेंगे बी, और ओ के साथ ओ। तो क्या लिखेंगे बोलो, ए डी के नीचे बी सी और ए ओ के नीचे सी ओ, यही तो लिखेंगे। तो ए डी कितना था 4, बी सी हमें पता नहीं है, और ए ओ कितना था, ए ओ अपॉन सी ओ, ये तो पूरी की पूरी वैल्यू दे रखी है, 1/2 थी, 1/2। तो बी सी इजिकल टू 8 आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया, दिस इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इन द गिवन फिगर डी ई इज पैरेलल टू बी सी। अब बी डी आपको पता है कितना है बोलो 4, बी सी आपको पता है 14, डी ई आपको पता है, ये फाइंड करना है ना। तो कैसे फाइंड करेंगे बताइए, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो जैसे ऊपर किया था बिल्कुल वैसे ही करना। ये दोनों एंगल कैसे हो गए इक्वल, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये दोनों एंगल कैसे हो गए इक्वल, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। आ गया कि नहीं आ गया, अरे बोलिए, समझ में नहीं आया बोलो बच्चों। तो ये बी डी 4 था, बी डी हमने 4 लिख दिया, ए डी 3 था। आ गया कि नहीं आ गया। तो ट्राइंगल जब, क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल, ट्राइंगल सिमिलर हो गए, दो एंगल इक्वल होने से। तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, साइड का रेशियो निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अरे बोलिए 6 सेंटीमीटर का आंसर आ जाएगा, अब निकाल लेना, इजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 11th पे जाते हैं, ठीक है बच्चों, 11th पे जाते हैं। 11th पे इसने क्या पूछा है, ये 60 का, अभी आपको ध्यान होगा मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे करवाया था, कल कराया था। तो इसमें ये वाला जो एंगल होता है वो इस वाले का डबल होता है, या ऐसे बोलिए कि दिस एंगल इज हाफ ऑफ दिस एंगल, तो 30 डिग्री का होगा। अरे एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी तो था, एग्जाम्पल हमने प्रूव किया था। क्वेश्चन नंबर 12, द डिफरेंस बिटवीन द मोड एंड मीडियन ऑफ अ डाटा इज 24। तो डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन इज, तो देखिए आपको मोड का और मीडियन का डिफरेंस दिया हुआ है, क्या दिया बताइए, डिफरेंस बिटवीन द मोड एंड मीडियन। तो मोड माइनस मीडियन दिया हुआ है आपको, मोड माइनस मीडियन कितना दिया है बताइए बच्चों, 24 दिया है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दीजिए। अब इसको अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बताओ, एक नई फॉर्म में लिख दो, मोड इज इक्वल टू कितना, मोड इज इक्वल टू मीडियन प्लस 24, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन आपको अच्छे से पता है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। एक मैंने एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखवाया था, नहीं लिखवाया था, याद है कि नहीं याद है, अरे बोलो। तो आप इसमें मोड की तो वैल्यू पुट कर दो, ये मोड की वैल्यू आपने ये निकाली है, ये फर्स्ट इक्वेशन में कितनी निकाली थी बोलो, मीडियन प्लस 24। क्या लिखेंगे यहाँ पर, मीडियन प्लस 24 इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आ गया कि नहीं आ गया। तो ये 3 मीडियन और ये मीडियन, इसको उठा के इधर भेज दो तो यहाँ पर केवल मीडियन बचेगा। अरे बोलो, मीडियन बचेगा ना, मीडियन बचेगा। इस मीन को उठा के इधर भेज दो, आ गया कि नहीं आ गया। मीडियन कितना बचेगा, एक मीडियन कितना बचेगा, सॉल्व करिए इसको, एक मिनट ऐसे करिए। तो ये मीडियन जाके माइनस हो जाएगा ना,
तो 3 मीडियन माइनस 2 मीडियन, तो 2 मीडियन बचेगा, माइनस 2 मीन है ये वैल्यू कितनी है 24, इसमें से 2 को कॉमन ले लो, तो मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू 24, 24 को नीचे डिवाइड कर दो, मीडियन माइनस मीन की वैल्यू 12 आ जाएगी। दिस इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। हॉर्स इज टाइड टू अ पोल 24 मीटर लॉन्ग, पेरीमीटर ऑफ द फील्ड वेयर हॉर्स कैन ग्रेज। अरे ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक पोल से बांध दिया ऐसे करके इस जगह पर, उसके गले में 24 कितनी 28 मीटर लंबी रस्सी है, तो वो पक्का ऐसे करके चारों तरफ खा सकता है। पेरीमीटर निकालना है, 2 पाई आर निकाल दो, 2 पाई आर का मतलब सर्कमफ्रेंस। नहीं आया समझ में? अरे यार बोलते नहीं हो आप। पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़िए। डाइस इज थ्रोन सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉट अ डबलेट, तो डबलेट की प्रोबेबिलिटी निकालो आप। डबलेट की प्रोबेबिलिटी 6/36 दैट इज 1/6, तो नॉट अ डबलेट, नॉट डबलेट कितना हुआ 1 माइनस 1/6 दैट इज 5/6, क्योंकि 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 पी नॉट ई का मतलब 1 माइनस पी ई होता है। फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? पी नॉट ई इक्वल टू 1 माइनस पी ई। अब क्या करना है बताइए। फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास इंटरवल आपके पास सही है, फ्रीक्वेंसी आपके पास सही है, तो सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास, तो इसके लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी, है ना? टेबल बनाएंगे ना, तो n/2 निकालते हैं, फिर आपको पता चलता है कौन सी वाली मीडियन क्लास है, उसकी लोअर लिमिट लेना। और मॉडल क्लास, इसकी लोअर लिमिट तो आपको वैसे ही पता है, मॉडल ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो मॉडल क्लास की ये कितना आया 25 लोअर लिमिट, 25 आ गया कि नहीं आ गया? और इसकी और निकाल लेना, किसकी मीडियन की। नहीं आया समझ में? तो फिर क्या करेंगे, इन दोनों को सम करना है हमें, तो सम कर देना। ये 10 आएगा कितना आएगा लोअर 15 आएगी ये। अरे फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट 20 है, तो इसकी लोअर लिमिट तो 15 है ना, और 15 है, और उसकी लोअर लिमिट निकाल लेना, वो 10 आएगी। ये लोअर लिमिट कितनी आएगी उसकी 10, ऐसे करके, तो 10 और प्लस कर देंगे तो 25 आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? 25 मतलब दिस आंसर। मीडियन क्लास निकाल लेना यार, जैसे निकालते हैं सीएफ की टेबल बनाना, n/2 करना, फिर देखना उससे बड़ा वाला कौन है, रिजर्व कर लेना, तो लोअर लिमिट कितनी आ रही है वो, प्लस मोड की लोअर लिमिट, दोनों को सम करना है। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? टेन थीटा की वैल्यू 4/5 हो गई। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालना, इसमें उठा के पुट कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये तो आप जानते हैं इजी क्वेश्चन है। अरे है कि नहीं है? निकाल लेना, 1/6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 स्पेयर्स इज दिस, रेशियो बिटवीन द सरफेस एरियाज कितना होगा? मान लीजिए पहले वाला स्पेयर है, उसका वॉल्यूम यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब, और दूसरा वाला जो स्पेयर है 4/3 पाई आर क्यूब, इनके वॉल्यूम का रेशियो कितना था 8/27। 4 पाई से 4 बाई तो ये कट गया, बड़ा आर क्यूब अपन छोटा आर क्यूब 8/27, तो बड़ा आर अपन छोटा आर कितना हो गया 2/3। अब इनके सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। सरफेस एरिया 1 सरफेस एरिया 2 कितना 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई छोटा आर स्क्वायर, यही तो होगा। 4 पाई से 4 पाई कट गया, स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा बताइए, कितना आएगा बोलिए? 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ ए सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड। क्या नहीं आया समझ में? एरिया ऑफ अ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल जो हमने एक स्क्वायर के अंदर बनाया हुआ है, ऐसे करके स्क्वायर के अंदर बना हुआ है, और स्क्वायर की साइड कितनी है 6, तो सर्कल का एरिया निकालना, डायमीटर भी तो 6 ही हो गया। नहीं आया समझ में? डायमीटर 6 हो गया कि नहीं? बोलते नहीं हो यार आप। डायमीटर 6 होगा तो रेडियस कितनी हो गई 3, तो एरिया कितना निकलेगा पाई आर स्क्वायर, निकाल लेना 9 पाई आ जाएगा। अब बात आती है आपके पास असर्शन एंड रीजन की। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो असर्शन और रीजन के ये ऑप्शंस होते हैं, ये आपको अच्छे से पता है ना? तो ऑप्शन पर टिक मारिए। कैसे मारेंगे बोलिए? सबसे पहली बात, पॉइंट -1,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:7 इंटरनली। आगे अगर नहीं, अगर चेक करके देखिए कि ये वाला पॉइंट इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी उसको 2:7 में काट रहा है कि नहीं काट रहा। उसके लिए तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, सेक्शन फॉर्मूला लगा के देख लो। आ गया कि नहीं आ गया? अरे बोलो। तो मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट में ये है आपका -3,10, और ये वाला है 6,-8। आ गया कि नहीं आ गया? अब इन दोनों को ज्वाइन करो, और बीच में एक पॉइंट था जो 2:7 में काट रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, आपके -1,6 आ जाएंगे। x, y निकालेंगे ना,
है ना, -1,6 आ जाएंगे। आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, आगे कह रहा है गिवन 3 पॉइंट्स ए बी सी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें ए बी बी सी ए सी तीनों साइड इक्वल हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल तो होगा ही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ये वाली बात भी सही है और ये वाली बात भी सही कह रहा है, जब तीनों साइड इक्वल होती है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। लेकिन इस बात का और इस बात का आपस में कोई लेना देना नहीं है। आ गया कि नहीं आ गया? अरे वो डिस्टेंस फॉर्म, वो सेक्शन फॉर्मूला से, सेक्शन रेशियो से मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने थे। इसमें डिस्टेंस से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के तीनों साइड की लेंथ इक्वल निकलेगी। बात दोनों सही है, बट वो अलग कंसेप्ट है, ये अलग कंसेप्ट है, कोई लेना देना ही नहीं है। आंसर कितना आएगा? बी। दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दूसरा वाला आता है, इसमें लिखा है 6 की पावर n, n कोई नेचुरल नंबर है, एंड विद द डिजिट 5, 5 से एंड होता है। गलत, पहली बात ही गलत कह रहा है, ये नहीं आया समझ में। और दूसरी बात, 9 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, ये बात सही कह रहा है, क्योंकि 9 की पावर कुछ भी लगा लो एंड में 0 आएगा ही नहीं। मतलब पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही। कौन सा ऑप्शन है ये? पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही। दिस इज द राइट आंसर। आ गया कि नहीं आ गया? तो इस टाइप से असर्शन या रीजन करने पड़ते हैं। आप कंसेप्ट देख लिया करिए, पहली बात सही है कि गलत, दूसरी वाली बात सही है कि गलत। उसने जो चीजें, दो बातें बोली, उन दोनों को देख लो, फिर आपको चारों में से कोई एक ऑप्शन मिल जाएगा। आगे कहता है इन दोनों को सॉल्व करिए, तो आपको सॉल्व करना आता ही है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें सॉल्व करने की कोई नीड नहीं है मुझे। एक बार इन दोनों को प्लस कर लेना, एक बार इन दोनों को माइनस कर देना, एक्स वाई की वैल्यू फिर निकाल लेना, है ना। आंसर बता दूं मैं आपको सॉल्व करने के लिए, मैंने सॉल्व किया था इसको। आंसर आपको बता दे रहा हूं, आप सॉल्व करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा x3/2, x3 और y2। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। साइन a प्लस बी इजिकल टू 1 है, तो पक्का a प्लस बी कितना हो गया? 90 हो गया। कॉस a माइनस बी √3/2 है, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी? √3/2 कौन से एंगल की वैल्यू होती है? 30 डिग्री की। तो इन दोनों को माइनस कर दो, 2a इजिकल टू 120, तो a इजिकल टू 60 आ गया। जब a 60 होगा तो b 30 आ जाएगा। नहीं आया समझ में? अरे बोलो यार, आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, याद है कि नहीं याद है आपको? याद है कि नहीं याद है? ये क्वेश्चन कॉपी में मैंने कराया था। अरे बोलो यार, समझ में नहीं आ रहा है यार, बोलते नहीं हो बेटे बच्चों, पक्का बोला करो बेटा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है ना? ट्वेंटी थ्री पर आ जाइए। तो 23 वाला जो क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि इन द गिवन फिगर AD अपॉन AE इजिकल टू AC अपॉन BD, एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2, ये दोनों ट्राइंगल आपको सिमिलर प्रूफ करने हैं, है ना। तो एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2 है ना, तो इसका मतलब ये पूरा की पूरा जो ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि नहीं है? तो इसका मतलब AB और BD दोनों इक्वल हुए, AB और BD दोनों इक्वल हुए ना। नहीं समझ में आया? तो आपको जो दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था? AD अपॉन AE इजिकल टू AC अपॉन BD। तो आप ये BD को हटा के AB लिख दो, क्योंकि BD और AB दोनों इक्वल थे ना। आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या बन गया आपके पास? AD अपॉन AE, AD अपॉन AE इजिकल टू AC अपॉन AB। दो साइड का रेशियो इक्वल आ गया, ये एंगल दोनों में बीच में कॉमन आ रहा है, तो पक्का दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कौन सी सिमिलरिटी हो गई? SAS, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। लिख दीजिए। लेंथ ऑफ द मिनट एंड द क्लॉक इज 6, ये क्लॉक है, और जो मिनट हैंड होता है इसकी लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर। एरिया सर्व बाय द मूव फ्रॉम 5:25 से 6, 5 बजकर 25 मिनट पर मिनट हैंड कहाँ पे होता है? यहाँ पे, है ना। और 6 बजे कहाँ पर होता है? यहाँ पे। तो कितना पार्ट चल लिया? ये पूरा पार्ट चल लिया, इतना सारा। इसका एरिया निकालना है, पहले एंगल निकालो। कितने मिनट हो गए बताइए? कितने मिनट हो गए? 30, 40 मिनट, कितने? 25 मिनट है ना, 25 पर तो 30 और 35 मिनट होगा ना। 35 मिनट हो गए कि नहीं हो गए? अरे बोलो यार, 35 मिनट हो गए। अब 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये तो आपका एंगल हो गया। और क्या पूछा है इसने? एरिया, तो निकाल लेना। एरिया इज इक्वल टू πr² थीटा अपॉन 360। नहीं आया समझ में? अरे बोलो, समझ में नहीं आया बेटा? तो इसका आंसर मैं आपको दिए दे रहा हूँ, आंसर आप चेक कर लेना, आपका 66 मीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। तो जो 25 वाला क्वेश्चन है, इसमें ये लिखा हुआ है कि AB की लेंथ 10 है, ये पूरी, BC ये पूरी 12 है, और CA ये पूरी 8 है। आ गया कि नहीं आ गया? टचिंग
द साइड्स डी ई एफ पर टच कर रही हैं, तो फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। आपको अच्छे से पता है यार, इसको x मान लो, ये x है तो ये भी x होगा, इसको y मान लो तो ये भी y होगा, इसको z मान लो तो ये भी z होगा। अब इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और y प्लस जेड इज इक्वल टू 12 और x प्लस जेड इज इक्वल टू 8। इन सबको सॉल्व कर करके आप x y z की वैल्यू निकाल देना। नहीं आया समझ में? अरे बोलो। तो आपकी लेंथ आ जाएंगी इसमें से सारी की सारी, है ना। कितनी लेंथ आ जाएंगी लिख दूं क्या? AD3 आ जाएगा, AD3 आएगा और BE7 आएगा, BE7 आएगा, CF5 आएगा, CF इज इक्वल टू 5। सेक्शन सी पर आते हैं। सेक्शन सी एक अच्छा सेक्शन है। कितने नंबर के क्वेश्चन होते हैं सर बताइए? 3-3 नंबर के। अंडर 5 तो इरेशनल है, ये सबको पता है कि नहीं पता? अंडर 5 इरेशनल होता है, बोलो यार। सबको पता है ना अंडर 5 इरेशनल होता है, बोलो यार। अंडर 5 कैसा होता है बोले बच्चों? इरेशनल। तो आपको ये प्रूव करना है इरेशनल है। तो 1 मिनट के लिए मान लीजिए ये इरेशनल है, 2 + 3 लैंग्वेज तो वही लिखेंगे जो मैंने कॉपी में लिखवाई थी, याद होगी सबको, याद करके रखना। मान लीजिए इरेशनल है तो P/Q की फॉर्म में होगा, इस 2 को उठा के इधर भेज दो, तो 3√5 इजिकल टू कितना हो जाएगा? P/Q -2, तो ये हो जाएगा P - 2Q/Q। तो √5 की जब वैल्यू निकालेंगे 3 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो P - 2Q/3Q। अब देखिए ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है, ये रेशनल हुआ, यहाँ पर √5 लिखा है, ये इरेशनल हुआ। कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो ये इरेशनल प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो कॉपी में हो ही रहा है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, बट आपको मैं थोड़ा सा सिंपल करके लिख दे रहा हूँ इसको। इसमें से आप 6 को कॉमन ले लो। 6 को कॉमन लेने का मतलब होता है कि अंदर 6 का मल्टीप्लाई करना। 1/6 को कॉमन ले लिया मैंने। 1/6 को कॉमन लेने का मतलब है 6 का अंदर मल्टीप्लाई करना। 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6x² + x - 12। तो अब आप इस 6 को तो भूल जाइए, ये तो k की जगह पे लिखा हुआ है, आप केवल इसी को सॉल्व करते जाइए, है ना, और इसी के रिलेशन को वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है बच्चों, ये तो आपको करने आते हैं यार, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है सारे। अब बारी आती है इसकी, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है अ ट्रेन कवर्स सर्टेन डिस्टेंस विद यूनिफॉर्म स्पीड वुड हैव बीन 6 km/h फास्टर, इट वुड हैव टेकन 4 hours लेस, and the train was slower by 6 km/h, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. आ गया कि नहीं आ गया? तो मान लीजिए स्पीड उसकी कितनी है? x है। स्पीड को क्या मान लूँ मैं? स्पीड को क्या मान लेता हूँ? x। और टाइम कितना लग रहा था? इसको मान लेता हूँ y hours। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? x × y किलोमीटर। यही तो हो गया। आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन इसने पहली कंडीशन क्या दी थी? स्पीड को 6 km/h बढ़ा दो तो टाइम 4 घंटे कम लगेगा। यानी कि स्पीड को अगर मैं x + 6 कर दूं तो जो टाइम था वो 4 घंटे कम हो जाएगा, यानी कि y - 4 हो जाएगा। लेकिन ये स्पीड है और ये टाइम है, इनका मल्टीप्लाई करके तो डिस्टेंस ही आता है, और डिस्टेंस तो जितना पहले था उतना ही होगा। पहली कंडीशन जे। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताइए? xy - 4x प्लस का 6y माइनस का 24 इज इक्वल टू xy। xy से xy कट गया, माइनस का 4x प्लस का 6y इज इक्वल टू 24। चाहो तो इसमें से और दोबारा 2 को कॉमन ले सकते हो, है ना। चाहो तो 2 को और दोबारा से कॉमन ले सकते हो, तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो बोलिए कितना बचेगा? 2 को कॉमन लेके इधर डिवाइड कर देना 2 का, तो यहाँ पे कितना बचेगा? माइनस का 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 12 बच जाएगा, है ना। ऐसी लीनियर इक्वेशन बन गई। ऐसी एक और लीनियर इक्वेशन आप बना लेना। कैसे बनाएंगे बताइए? दूसरी कंडीशन दे रखी है ट्रेन वर स्लोअर बाय 6 km/h, यानी कि स्पीड को तो 6 कम कर दो। ऐसा करने से टाइम ज़्यादा लग जाएगा। कितना ज़्यादा लग जाएगा? 6 hours मोर लगेंगे, लेकिन डिस्टेंस तो जितना था उतना ही रहेगा, है ना। इसको सॉल्व करके एक और लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। अब फर्स्ट को सेकंड को सॉल्व कर लेना, xy की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए जरा। ये वाला क्वेश्चन भी देख चॉइस में क्वेश्चन है, चॉइस में, लेकिन मैं आपको दोनों कराता जा रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए। आपको ध्यान है ये क्वेश्चन मैंने कॉपी में कराया था, बनाना वाला क्वेश्चन था, बनाना वाला क्वेश्चन था ना। तो यहाँ पे बनाना के बजाय चॉकलेट हो गई हैं। मैंने बोला ना क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी के या कॉपी के ही होते हैं, बट वो थोड़ी सी शक्ल चेंज कर देता
है ना, शक्ल कैसे चेंज करेगा, इसने बनाना को हटा के चॉकलेट कर दिया। अब ध्यान से देखना, ए और बी 2 लॉट हैं, ही सोल्ड फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹2 फॉर 3 चॉकलेट। तो मान लो आपके पहले वाले लॉट में तो एक्स चॉकलेट है, और जो दूसरा वाला लॉट था उसमें कितनी चॉकलेट है बताइए, वाई चॉकलेट है ना। अब ध्यान से सुनना, ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द ₹2 फॉर 3 चॉकलेट, यानी कि 3 चॉकलेट 2 रुपए की। 3 चॉकलेट कितने की, 2 रुपए की, यानी कि 3 चॉकलेट इज इक्वल टू 2 रुपए, तो 1 चॉकलेट इज इक्वल टू 2/3 रुपए। अब 1 चॉकलेट की कॉस्ट 2/3 है, तो x चॉकलेट की कॉस्ट कितनी हो गई, 2/3x। आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल सेम इसी तरीके से दूसरे लॉट की बात करिए। सेकंड वाले लॉट में क्या कर रहा था, ₹1 पर चॉकलेट, यानी कि 1 चॉकलेट 1 रुपए की। ये तो कॉमन सेंस की बात है, जब 1 चॉकलेट 1 रुपए की होगी तो वाई चॉकलेट कितने की हुई, वाई रुपए की। और ये सारे पैसे मिला के कितने हो गए, 400 रुपए इकट्ठे कर लिए उसने। नहीं आया समझ में, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी, इफ ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट 1 पर चॉकलेट, पहले वाले लॉट को कैसे बेचे, 1 रुपए की 1 चॉकलेट बेचे, 1 रुपए की 1 चॉकलेट, तो x चॉकलेट कितने की हो गई, x रुपए की। अब दूसरे लॉट की बात करिए, सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ ₹4 5 चॉकलेट, यानी कि 5 चॉकलेट 4 रुपए की, 5 चॉकलेट 4 रुपए की, तो 1 चॉकलेट कितने की हुई, इतने रुपए की। तो वाई चॉकलेट थी, वाई चॉकलेट कितने की होगी बताओ, 4/5 वाई की, और सारे पैसे मिला के कितने हो गए थे जी, 460 रुपीज। अब आप फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, एक्स वाई की आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। अब आप चाहें तो मैं आपको आंसर बता सकता हूं, है ना। तो आंसर बताऊं, तो जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें लेंथ ऑफ जर्नी पूछी थी, तो इसमें जो लेंथ निकलेगी, लेंथ का मतलब डिस्टेंस, तो आपको एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करना है, ये 720 किलोमीटर आएगा, सॉल्व कर लेना। आ गया कि नहीं आ गया बताइए। और जो ये अनुज वाला क्वेश्चन है चॉकलेट वाला, तो इसमें आएगा, इसने ये पूछा है कि कितनी सारी चॉकलेट थी, तो नंबर ऑफ चॉकलेट टोटल, अरे एक एक्स पहले वाले लॉट में एक्स चॉकलेट है, दूसरे वाले चॉकलेट लॉट में वाई चॉकलेट है, इन सबको प्लस कर देना, तो प्लस करके जो आंसर आएगा आपके पास दैट इज 500 चॉकलेट, यानी कि 300 + 200 आएगा, 300 + 200 आएगा, दैट इज 500। आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, तो आइडेंटिटी का क्वेश्चन तो आपको आता है कि नहीं आता है, डिवाइड बाय cos थीटा, LHS ले लो, और सेक बनाना है ना, तो सेक बनाने के लिए cos का डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय cos थीटा, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो साइन अपॉन कॉस क्या होगा बोलिए, tan थीटा, माइनस कॉस अपॉन कॉस 1 होगा, 1/cos सेक थीटा होगा, और नीचे कितना होगा, साइन अपॉन कॉस tan थीटा होगा, प्लस कॉस अपॉन कॉस 1 होगा, 1/cos सेक थीटा होगा, है ना। तो इसको देखिए जरा, सेक थीटा और tan थीटा को तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, सेक थीटा प्लस tan थीटा, है ना, और ये माइनस का साइन यहाँ लगा दिया, और इस 1 को हटा के लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। नीचे तो ये लिखा है रहने दो, जैसा लिखा है वैसे चलने दो, है ना। अब इसमें a² - b² का फॉर्मूला लगाओ, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा था ऊपर, a² - b² लगा देंगे तो a + b a - b, सेक थीटा प्लस tan थीटा एक ब्रैकेट में, और सेक थीटा माइनस tan थीटा दूसरे ब्रैकेट में, नीचे तो यही आ रहा है, बार बार आता रहेगा। अब ऊपर से सेक थीटा प्लस tan थीटा को कॉमन ले लो, सेक थीटा प्लस tan थीटा को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बताइए, ये पूरा चला गया 1 बचेगा, माइनस ये पूरा चला गया तो ये बचेगा, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है, साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का सेक थीटा और ये प्लस का tan थीटा, और नीचे क्या था, नीचे भी यही था, tan + 1 माइनस सेक, tan थीटा प्लस 1 और माइनस का सेक थीटा। तो देखो ये दोनों वैल्यू एक जैसे कट गई, सेक प्लस tan आया, वो ये प्रूफ हो गया। आगे आता है, प्रूफ दैट द पेलोरम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस, है ना। तो ये सारे के सारे कॉपी के क्वेश्चन है, और आपने कॉपी पढ़ ली है, एनसीईआरटी का भी है ये, एनसीईआरटी में भी है ये और कॉपी में भी है ये। पक्का आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, अरे बोलिए। ये क्वेश्चन तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये आपको करा चुका हूँ, जो नए लेटेस्ट अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे वो मैं कराता जा रहा हूँ। ये भी सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी आपको आता है, जो आते हैं वो मैं छोड़ता जा रहा हूँ, केवल वही करा रहा हूँ जो आपको थोड़े से टफ लगेंगे, है ना। आंसर बता दूं क्या इनके, लेकिन आंसर क्या, वो तो आपको प्रूव करने वाले क्वेश्चन है ना। कॉइन इज टॉस साइमल्टेनियस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 2 कॉइन्स टॉस किए हैं, 2 कॉइन को टॉस किए, ये क्वेश्चन भी आपको आते हैं यार, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है,
2 कॉइन को टॉस किया है ना, अरे बोलते क्यों नहीं हो यार, 2 कॉइन को टॉस किया है हमने, तो 2 कॉइन को जब टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस कितने बनते हैं, 4। सैंपल स्पेस कितने बनते हैं, HH, HT, TH और TT। एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए, कम से कम एक हेड जरूर होना चाहिए, तो यानी कि 3/4। एट मोस्ट 1 टेल, कम से कम ज्यादा से ज्यादा एक टेल होना चाहिए, एक टेल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक टेल, तो ज्यादा से ज्यादा एक टेल ये है ना, तो ये भी 3/4 हो गया। और अ हेड अ टेल, एक हेड और एक टेल होना चाहिए, ऐसा केवल 2 बार हुआ है, तो ये 2/4 हो गया। 3/4, 3/4, 1/2 आ गया कि नहीं आ गया बताइए, नहीं आया समझ में। नेक्स्ट आते हैं आपके आगे वाले टॉपिक्स पर। सेक्शन डी आपका स्टार्ट हो रहा है, लॉन्ग क्वेश्चंस का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, सबको समझ में आ रहा है बच्चों, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो ये पाइप वाला क्वेश्चन है, पाइप वाला क्वेश्चन भी हमने किया था। 2 पाइप टुगेदर कैन फिल अ सिस्टम इतने टाइम, 1 पाइप टेक्स 3 आवर्स मोर देन द अदर पाइप। तो पहला वाला पाइप दूसरे वाले से 3 घंटे ज्यादा लेता है। अब दूसरा वाला कितना लेता है, तो सेकंड वाला मान लीजिए आपका x आवर्स लेता है, तो फर्स्ट वाला कितना लेगा बताइए, फर्स्ट वाला कितना लेगा, 3 आवर्स ले, 3 आवर्स मोर, तो वो x + 3 आवर्स लेगा, है ना। अब दोनों मिलके कितने टाइम में खत्म कर रहे थे, इतने टाइम में, तो कितना होगा ये 13 3 जाओ 39 + 1 40/13 हो गया। दोनों मिलके कितने टाइम में खत्म करते हैं, तो कैसे लिखते हैं, 1 घंटे का काम पहले वाले का प्लस 1 घंटे का काम दूसरे वाले का इजिकल टू 1 घंटे का दोनों का लिखेंगे, तो 40/13, ये 13 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये 13/40 हो जाएगा, है ना। ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे बताइए, निकाल पाओगे ना। आंसर बता दूं मैं आपको, आंसर बता दूं मैं आपको, इसका आंसर एक तो आएगा x = 5 और एक आएगा x = कितना बोलिए बच्चों, -24/13। इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। अब बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की। ये फिर दोबारा से वही सेम क्वेश्चन है, सारे कॉपी के, सारे के सारे कॉपी के क्वेश्चन है बच्चों। समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं आपको। तो फ्लाइट 600 किलोमीटर का था, एंड एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर एंड एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप आर रिड्यूस्ड बाय 200 km/h। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट्स, इसकी वजह से उसका टाइम 20-30 मिनट क्या हो गया बताइए, बढ़ गया। तो फाइंड द शेड्यूल्ड ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। तो कैसे करेंगे इसको, मान लीजिए उसकी जो स्पीड है वो स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है x है, और डिस्टेंस कितना दिया था आपको बताइए 600 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो लगेगा। लेकिन बैड वेदर था तो हमने स्पीड को कम कर दिया था, तो चेंज वाली स्पीड कितनी हो गई, न्यू वाली स्पीड कितनी हो गई, न्यू स्पीड कितनी हो गई, x तो पहले से थी 200 km/h, हमने इसको क्या कर दिया, कम। ऐसा करने से अब मुझे कौन बताएगा टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा बताइए, टाइम इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड का मतलब x - 200। लेकिन क्योंकि टाइम यहां पर स्पीड कम थी, ये वाला टाइम ज्यादा है, तो ज्यादा वाला टाइम माइनस कम वाला टाइम, तो क्या लिखेंगे बोलिए, ज्यादा वाला टाइम माइनस कम वाला टाइम इजिकल टू कितना 30 मिनट, 60 का डिवाइड कर दो तो 1/2 आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेना, आ गया कि नहीं आ गया। तो स्पीड आपकी जो स्पीड आएगी वो 600 km/h आएगी, तो अभी डिस्टेंस कितना निकला, डिस्टेंस इजिकल टू स्पीड, सॉरी क्या पूछा इसने, ड्यूरेशन यानी कि टाइम पूछा था, टाइम इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस भी 600 का है, स्पीड भी 600 का है, तो आंसर 1 आएगा। आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए, प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये आपसे बीपीटी प्रूव करने के लिए कह रहा है, आप बीपीटी प्रूव कर देंगे, और बीपीटी प्रूव करने के बाद इस फिगर में से आप क्या निकालेंगे, ईसी की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि ये वाली कितना ईजी काम है, तो 2/6 इजिकल टू 3/x सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 34। अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। क्या लेकर आया इसमें, ये क्यूब था हमारे पास 10 सेंटीमीटर की साइड का, हमने इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर ऐसे करके रख दिया है। तो अब क्या करा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फॉर्म्ड। इसको ऐसे रखने से टोटल सरफेस एरिया को पेंट करना है, उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, अगर हम ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर उससे कॉस्ट चार्ज करते हैं। आ गया कि नहीं आ गया। तो बहुत ईजी बात है,
आपको अच्छे से पता है टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, उसमें से जी सर्कल माइनस कर देंगे और जी हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया प्लस कर देंगे, ये तो टोटल सरफेस एरिया होगा। बोलते नहीं हो यार आप। तो साइड कितनी थी 10 सेंटीमीटर, डायमीटर 10 है तो रेडियस कितनी हो गई इसकी 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। आ गया कि नहीं आ गया। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, पूरे क्यूब का निकालो 6a², इसमें से नीचे वाला πr² सर्कल माइनस कर दो और ऊपर वाला हेमिस्फीयर यानी कि 2πr² प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 6a² प्लस का πr²। इसमें सारी वैल्यू पुट करिए, इसमें सारी वैल्यू पुट करिए, बोलो यार सारी वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। तो ये आपके पास सॉल्व करके जो आंसर आएगा मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 678.5 678.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, या क्या एरिया आ गया। तो अब कॉस्ट कैसे निकलेगी, अब देखिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के 5 रुपए हैं, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के 5 रुपए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 5/100 रुपए, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने होंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 5/100 इंटू 678 पॉइंट। आपका वीडियो छोटा बने, लंबा चौड़ा ना बने यार, कल आपका पेपर है, 4 घंटे बैठ के वीडियो थोड़े देखेंगे आप मेरा, बट इसलिए मैंने पहले आपके लिए पेपर सॉल्व किया जिससे कि मैं इसके आंसर्स निकाल सकूं और आपको डायरेक्ट इसके बता सकूं सॉल्व कर करके। तो इसका जो आंसर आएगा वो आप निकाल लेंगे बच्चों, और ये आ जाएगा 33.93। ये और वाला क्वेश्चन है, चॉइस में है, ड्यू टू द हैवी फ्लड इन द स्ट्रेट थाउजेंड्स वर रेंडर्ड होमलेस, इतने सारे लोग होमलेस हो गए, बहुत सारे लोग, हजारों लोग होमलेस हो गए क्योंकि फ्लड आ गया था। तो 50 स्कूल्स कलेक्टिवली डिसाइडेड टू प्रोवाइड द प्लेस एंड कैनवास फॉर 1500 टेंट्स। 50 स्कूलों ने डिसाइड किया कि भैया हम 15 टेंट बनाएंगे जिससे कि जो होमलेस लोग हैं उनको रहने के लिए स्पेस दे सकें, एंड शेयर द होल एक्सपेंडिचर इक्वली, और 50 स्कूल इस पूरे के पूरे खर्चे को इक्वली शेयर कर लेंगे। 50 मतलब 1500 टेंट्स बनाने हैं। तो अब टेंट कैसे बनेगा, तो देखिए द लोअर पार्ट ऑफ द टेंट इज सिलेंड्रिकल अप टू द हाइट ऑफ 2.8, है ना, 2.8 मीटर की हाइट तक तो वो सिलेंड्रिकल रहेगा। टेंट सिलेंड्रिकल विद बेस रेडियस 2.8 एंड हाइट 3.5, और हाइट उसकी 3.5 है। अपर पार्ट इज कोनिकल विद सेम बेस रेडियस, तो रेडियस तो सेम ही रहेगी लेकिन हाइट 2.1 होगी। आ गया कि नहीं आ गया। तो इफ कैनवास यूज टू मेक द टेंट एट द कॉस्ट ऑफ ₹120 पर मीटर स्क्वायर, तो कितना सारा अमाउंट आएगा, फाइंड द अमाउंट शेयर्ड ईच स्कूल फॉर द सेट अप द टेंट्स। ये पूरे के पूरे टेंट्स को सेटअप करने के लिए एक स्कूल को कितने सारे पैसे देने पड़ेंगे। बहुत इजी बात है यार, आप सीधे सीधे पहले एक टेंट का सरफेस एरिया निकालो, बाकी बात मैं आपसे बाद में करता हूं। एक टेंट का सरफेस एरिया निकालना, ऐसे करके टेंट बनेगा आपका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे टेंट बनेगा, तो इसके ऊपर कोन लगा दो, टेंट बन गया। इसकी रेडियस कितनी थी बताइए, रेडियस वगैरह सब दे रखा है इसने। बेस रेडियस 2.8, तो यानी कि रेडियस तो 2.8 हो गई, ये रेडियस है 2.8 हो गई, यही कोन के लिए होगी और यही सिलेंडर के लिए होगी। अब सिलेंडर की हाइट इसे हम कैसे डिनोट कर देते हैं, एच से, है ना। सिलेंडर की हाइट कितनी थी 3.5, एंड अपर पार्ट इज कोनिकल विद बेस रेडियस सेम, बेस रेडियस तो सेम है, एंड हाइट 2.1, और ये वाली हाइट कितनी हो गई इसकी 2.1 हो गई। तो अब ये कैनवास बनाने में कितना कपड़ा लगा, एक टेंट बनाने में, फिर 1500 टेंट बनाने में कितना कपड़ा लगेगा, फिर 120 रुपए के हिसाब से कितने पैसे खर्च होंगे। जितने पैसे खर्च हुए वो सारे के सारे पैसे 50 स्कूल्स में डिवाइड करने हैं, तो एक स्कूल को कितने पैसे देने पड़ेंगे, उसको 50 का डिवाइड करेंगे। इतना अच्छा क्वेश्चन है, आगे कि नहीं 5 नंबर दे रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप इसकी स्लैंट हाइट निकालेंगे। स्लैंट हाइट कैसे निकलेगी, अंडर रूट के अंदर r² प्लस h²। नहीं आया समझ में, बोलो बच्चों। तो 2.8 का स्क्वायर और 2.1 का स्क्वायर, r का मतलब 2.8 का स्क्वायर और ये 2.1 का स्क्वायर। मैं आपके लिए डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, मैंने निकाला था इसका। आगे अगर नहीं आगे आप इसे फ्रैक्शन में सॉल्व कर सकते हैं, है ना। फ्रैक्शन में सॉल्व कर लेना, 3.5 आ जाएगा इसका, मतलब 28/10 21/10, है ना। तो एलसीएम ले लगा के ये आ जाएगा, स्लैंट हाइट आ गई। अब एरिया ऑफ 1 टेंट, एक टेंट में कितना एरिया लगेगा, कितना लगेगा बताइए, सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया ऑफ 1 टेंट कितना हुआ, πRL
इसमें प्लस कर देंगे 2πRh। आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि ये कोन का और ये सिलेंडर का। ये मैं भी आपके लिए डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, πRL प्लस 2πr²। आप इसको सॉल्व कर लेना बच्चों। इसको सॉल्व करके आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 92.4 मीटर, 92.4 मीटर स्क्वायर आ गया। एक टेंट में इतना कपड़ा लगेगा, लेकिन टेंट तो 1500 थे, तो कॉस्ट कितनी आएगी बताइए। देखो सबसे पहले तो 92.4 एक टेंट में कपड़ा लगा, तो 1500 टेंट में कितना लगेगा, इसमें 1500 का मल्टीप्लाई कर दो, है ना। इतना सारा कपड़ा चाहिए। अब 1 मीटर स्क्वायर 120 रुपए का आता है, तो इतने मीटर स्क्वायर कितने का आएगा, इसमें 120 का और मल्टीप्लाई कर दो। नहीं आया समझ में। तो ये सब कुछ आपका मल्टीप्लाई कर कर आके जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, दैट इज 166.166.32। ये ऐसे करके आ जाएगा। आगे कि नहीं आगे बताइए। नहीं आया समझ में, बोलो यार। सबको आ रहा है बच्चों। तो इस पे 2 जीरो और लगाइए, 3 जीरो लगाइए। ये आएगा आपका टोटल, क्या आएगा बताइए कॉस्ट। तो शेयर ऑफ ईच स्कूल कितना हुआ, शेयर ऑफ ईच स्कूल कितना होगा, इसको 50 का डिवाइड कर दो। 50 का जब डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 332,640, है ना, निकाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, ठीक है बच्चों। मीडियन निकालनी है, इसकी मीडियन आपको दे रखी है, ये एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज दे रखा है। ये तो डायरेक्ट कॉपी का क्वेश्चन है यार, कॉपी में हो तो रहा है, ये तो आप निकाल लेना। आपके लिए मैं आंसर बता दे रहा हूँ, सॉल्व कर लेना इसे, प्लीज प्लीज सॉल्व कर लेना, है ना, छोड़िए मत। तो आपके लिए आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसमें से x इक्वल टू 19 आएगा और y इक्वल टू आ जाएगा 20, है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अब बारी आती है केस स्टडी क्वेश्चंस की, है ना। तो केस स्टडी क्वेश्चंस पे आ जाइए अब आप सीधे सीधे, है ना। केस स्टडी क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन देखिए बच्चों। केस स्टडी, द स्कूल ऑडिटोरियम वाज टू बी कंस्ट्रक्टेड टू अकोमोडेट एटलीस्ट 1500 पीपल। हमने एक ऑडिटोरियम बना हुआ जिसमें बहुत सारे लोगों को बैठा सकें, 1500 लोगों को बैठा सकें। द चेयर आर टू बी प्लेस्ड इन कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर अरेंजमेंट इन सच अ वे दैट ईच सक्सेडिंग सर्कुलर रो हैज 10 सीट्स मोर देन द प्रीवियस वन। ऐसे करके बनाना है, ये तो बीच में सेंटर हो गया। अब आप ऐसे करके सीट लगाइए, ऐसे सीट लगाया, इसके आगे और सीट लगाइए, इसके आगे और सीट्स लगाइए, ऐसे करके सीट लगाते जाएंगे। तो जैसे जैसे आगे आगे रो बनते जाएंगी, तो आगे वाली रो में पीछे वाली रो से 10 सीट्स ज़्यादा हैं। आ गया कि नहीं आ गया। अब यही आपसे इसी के बेस पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसने सबसे पहली बात पूछी, इफ द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज़ 30 सीट्स, यानी कि सबसे पहली वाली रो में 30 सीट हैं। AP का क्वेश्चन है ये, तो इसका मतलब सबसे पहली रो में 30 है, तो मतलब A इक्वल टू 30 हो गया। हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन 10th रो, 10th रो में कितनी सीट्स होंगी ये निकालना है ना। कॉमन डिफरेंस आपको पता ही है, कितना डिफरेंस है, कितनी सीट ज़्यादा थी पहली वाली से दूसरी वाली में, बोलो बच्चों, 10 सीट ज़्यादा थी। तो यानी कि D इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया। आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ से आपको सीधा सीधा सा कुछ नहीं करना, केवल 10th टर्म निकालना है। नहीं आया समझ, क्या निकालना है बोलिए, 10th टर्म निकालना है। बोलो यार समझ में नहीं आया। तो A10 कैसे निकलेगा, A10 इक्वल टू A प्लस 9D। A की वैल्यू 30 प्लस 9, D का मतलब 10, ये 90 30 120 हो गए। नहीं आया समझ में, अरे बोलो यार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेकंड पार्ट में इसने किया तो फर्स्ट पार्ट फिनिश हो गया। सेकंड पार्ट में इसने क्या पूछा आपसे, सेकंड पार्ट में इसने पूछा इफ 1500 सीट्स इन द ऑडिटोरियम, तो हाउ मेनी रोज आर नीडेड टू बी देयर, मतलब टोटल मिला के 1500 सीट्स हैं, तो रोज कितनी होंगी, यानी कि नंबर ऑफ सीट्स 1500 है, कितनी लाइनें बनानी पड़ेंगी, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। नहीं समझ में आया। यानी कि अगर वो आपको SN बोल दे 1500, तो आपको इसमें से N की वैल्यू निकालनी है। तो SN का फॉर्मूला लगा दो, N/2 2A प्लस N-1 इंटू D इज इक्वल टू 1500। A आपको पता है, D आपको पता है, N की वैल्यू सॉल्व करके निकलेगी इसमें से। नहीं आया समझ में, मतलब N का जब अरे ये अंदर भी N है बाहर भी N है, A की D की तो आप वैल्यू पुट कर देंगे, N का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी ना। तो जो क्वाड्रेटिक बनेगी दैट इज N² प्लस 5N माइनस
300 इज इक्वल टू 0। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट होगा n+20 और n-15। तो n की वैल्यू -20 और n की वैल्यू 15। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ रोज निकाल रहे हैं, तो ऑडिटोरियम में रोज कितनी बनेंगी, -20 रो तो नहीं बन सकती। तो n इक्वल टू कितना हो गया, 15 रोज बनेंगी। आगे अगर नहीं आ गया, 2 पार्ट खत्म हो गए। अब दूसरा वाला जो पार्ट था उसमें एक चॉइस और दे रखी है आपको। क्या चॉइस है, इफ 1500 सीट्स आर टू बी अरेंज इन द ऑडिटोरियम, हाउ मेनी सीट्स आर लेफ्ट टू पुट आफ्टर 10th रो। यानी कि जब 10 रो बन गए, अब पूरे पूरे ऑडिटोरियम में हमें कितनी सीट्स लगानी है, 1500। तो ये कह रहा है कि 10th रो बनाने के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 5 रो बनाना बाकी रह जाएंगी। कितनी सीट्स आपके पास बची होंगी उन 5 रो के लिए, है ना। तो पहले ये पता लगाओ कि 10th रो में कितनी सीट्स खत्म हो गई, S10 निकालो, है ना। और वाला पार्ट था, आप इसमें S10 निकाल लो। S10 जो आपका आंसर आएगा वो 750 आएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए टोटल 1500 सीट लगानी थी, 10 रो में इतनी सीट लग गई, कितनी सीट बाकी बची हैं, तो वो भी आपके पास इतनी ही बचेंगी, 750। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अरे टोटल इतनी सीट थी, 10 रो में इतनी लग गई, अब बाकी कितनी बची हुई हैं, इतनी बची हुई है ना। अब आके ये थर्ड वाला पार्ट स्टार्ट होता है आपका। थर्ड वाला पार्ट मैं इधर कर दे रहा हूं, आ गया कि नहीं आ गया बताइए। थर्ड वाला पार्ट इसने लिखा है, इफ देयर वर 17 रोज इन द ऑडिटोरियम, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडिल रो। अगर टोटल मिला के 17 रो हैं, तो सबसे बीच वाली रो में कितनी सीट्स होंगी। ये तो बहुत ही बात है, जब सबसे पहले 17 रो है तो मिडिल सीट कौन सी होगी, मिडिल रो कौन सी होगी, मिडिल रो कौन सी होगी बताइए। 17 + 1/2 दैट इज 18/2 9th रो। 9th रो बीच की होगी कि नहीं होगी, बोलते क्यों नहीं है यार आप। 9th रो बीच की रो होगी ना, तो 9th रो में कितनी सीट्स लगी हुई हैं। अब आप इसमें A9 निकाल लो, A + 8D सॉल्व कर लेना इसको, 110 सीटें लगी होंगी। नहीं आया समझ में, अरे बोलो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला केस स्टडी। ये केस स्टडी थोड़ा सा इजी है, मतलब कि शक्ल देख के आपको बड़ा खतरनाक सा लगेगा, बड़ा टफ सा है ना, लेकिन आपको ये बहुत इजी है। इजी कैसे है देखिए, इसमें लिखा है द डायग्राम शोज द प्लान्स फॉर द सन रूम। ये सन रूम है कोई जिसमें लाइट आती है ना। इट विल बी बिल्ट अप ऑन द वॉल ऑफ अ हाउस। 4 walls of sunroom are square clean glass panels. The roof is made using 4 glass panels, trapezium and all of same size, है ना। 1 tinted glass panel, half rectangular octagon is shape। तो मतलब ये तो केवल रामायण लिखी हुई है। अब एक इसके ले लिया है 1 सेंटीमीटर का, मतलब जो 1 सेंटीमीटर होता है, एक जो बॉक्स होता है, ये 1 मीटर मान लो आप इसे, इतना ठीक है कि नहीं, ठीक है, इसे 1 मीटर मान लो। तो अब ये आपसे कह रहा है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट J एंड I। ये तो बहुत ईजी बात है, मिड पॉइंट निकाल लेना अपने आप से। मिड पॉइंट x1 + x2/2, y1 + y2/2। डिस्टेंस बिटवीन A एंड S, ये सुनने की बात है ना। A के और S के बीच का डिस्टेंस निकालना है। A वाला पॉइंट कहाँ है भाई साहब, ये रहा। अब हमें डिस्टेंस तो तब निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के जब हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता होंगे। कोऑर्डिनेट तो पता ही नहीं है, तो कोऑर्डिनेट देखिए, यहां से यहां तक एक डिस्टेंस 1, और यहां से यहां तक कितने हो गए बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि A पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 1,8। अब ये S की बात कर रहा था, दूसरा S वाला था ना, S वाला कहाँ है ये। तो देखो यहां से पहले इधर की तरफ काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो जो S होगा इसमें 17 कॉमा ऊपर कितने बोलिए, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8, 17,8। अब इनके बीच का डिस्टेंस निकाल देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, है ना। आगे आ गया, आगे कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining A and B in the ratio 1:3। तो पहले आपको A के और B के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। तो देखो E पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो मुझे पता है, मुझे B के कोऑर्डिनेट नहीं पता। बिल्कुल इसी टाइप से B के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे पहले। ये रहा B वाला पॉइंट, यहाँ पर कितने कोऑर्डिनेट है बोलो, यहाँ तक, तो 1 2 3 4 5 कॉमा ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 हो गया। अब ऊपर की तरफ कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5,10 आ गया।
आ गया कि नहीं आ गया। अब ए बी को डिवाइड करने वाली पॉइंट जो 1:3 के रेशियो में डिवाइड करती है उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल देना। नहीं आया समझ में, बोलते नहीं हो यार आप एक तो, ठीक है कि नहीं ठीक है, बोलो। तो ये आपने निकाल दिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। 1 सबको समझ में आ रहा है बच्चों, बोलते जाया करो। आगे सबको बच्चों, तो क्या करना है हमें, ए और बी के इंटरनली रेशियो में निकालना है, तो निकाल लो। ए वाला पॉइंट ये रहा, ए वाले के कोऑर्डिनेट कितने थे 1,8 और ये बी वाला था, इसका कोऑर्डिनेट कितना था 5,10। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल दो जो 1,3 के रेशियो में काट रहा हो। आंसर बता दूं क्या आपको, आंसर बता दूं क्या, एक तो आएगा 2 और एक आएगा 8.5, निकाल लेना अपने आप, 2,8.5 आएगा, निकाल लेना अपने आप से, ठीक है। आगे कह रहा है, आगे कह रहा है इफ x, y इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस फाइंड द रिलेशन। तो बहुत ईजी बात है, मान लीजिए ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y, ये इससे और इससे बराबर डिस्टेंस पे है, तो ये q वाला है 9,8, ये 17,8, इसे p मान लो। तो ए क्यू इजिकल टू ए पी दिया हुआ है, ए क्यू इजिकल टू ए पी दिया हुआ है, तो ए क्यू स्क्वायर इजिकल टू ए पी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x - 9 का होल स्क्वायर प्लस y - 8 का स्क्वायर इजिकल टू x - 17 का स्क्वायर प्लस y - 8 का। सॉल्व करते जाओ इसे, एक्स वाई के फॉर्म में एक लीनियर इक्वेशन बनेगी। तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज x - 13 इजिकल टू 0। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये रिलेशन बन जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया बताइए। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। ये एक केस स्टडी और है, 3 केस स्टडी आपके पास होते हैं, तो आपको ध्यान होगा हमने एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन करे थे, क्लास की कॉपी में बहुत सारे क्वेश्चन करे थे। क्या फिगर होता था, ये कोई टावर है, इसके ऊपर हमने ये एक फ्लैग स्टाफ लगा दिया और फिर एंगल चेक कर लिया, एलिवेशन, ये फिगर बनाया था नहीं बनाया था इस टाइप से, तो बिल्कुल वही फिगर है। इसने क्वेश्चन ने थोड़ा सा चतुराई दिखाई है अपनी चालाकी। क्या किया है, अनीता परचेज अ न्यू बिल्डिंग फॉर हर बिजनेस, बिजनेस के लिए इसने क्या किया, देखो ये बिल्डिंग है पूरी इतनी बड़ी, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है कि नहीं है। अब एक्स्ट्रा पैसे कमाए, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए क्या किया, एक कंपनी को बोला कि भाई तू एक काम कर, हमारी कंपनी की छत पे तू अपना एडवर्टाइजमेंट लगा दे। तो एक तरह से वही हुआ, नीचे की जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग हो गई, ऊपर एक फ्लैग स्टाफ लगाते थे, उसके प्लेस पर इसने ये एडवर्टाइजमेंट लगा दिया। अब यहाँ से एक पॉइंट से एंगल चेक किए ऐसे करके, आ गया कि नहीं आ गया। तो ध्यान से देखिए, बीइंग इन द प्राइम लोकेशन शी डिसाइडेड टू मेक सम मोर मनी टू पुटिंग अप एन एडवर्टाइजमेंट साइन फॉर अ रेंटल एड इनकम ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग पर छत पर एक रेंटल इनकम के लिए उसने एक एडवर्टाइजमेंट लगा दिया, ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड लेवल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ रूफ ऑफ द बिल्डिंग इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द साइन बोर्ड इज 45 डिग्री, है ना। तो द पी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। तो एक तरह से देखे तो ये फिगर है, ये हमारा क्या हो गया, बिल्डिंग हो गया, इसके ऊपर ये साइन बोर्ड हो गया, है ना। इसका एंगल चेक किया 30 डिग्री हो गया, ये पूरा एंगल चेक कर लिया 45 का हो गया, आ गया कि नहीं आ गया। और बिल्डिंग से लेके इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 24 मीटर हो गया कि नहीं हो गया। आप इसमें पॉइंट्स नहीं लिखे हुए हैं, आप अपनी तरफ से मान लो Q, ये R और ये S मान लो, आ गया कि नहीं आ गया बताइए, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, यानी कि RQ निकालना है ना। बिल्डिंग की हाइट को H मान लो और साइन बोर्ड की हाइट को X मान लो 1 मिनट के लिए। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, आप ये वाला ट्रायंगल यूज करो, कौन सा वाला, इसे कुछ मान लो P, ये Q है, PQR, इन ट्रायंगल PQR। तो इन ट्रायंगल PQR देखेंगे तो इसमें देखेंगे tan 30 इजिकल टू H/24, tan 30 इजिकल टू H/24, tan 30 की वैल्यू 1/√3 H/24, यहाँ से H निकाल लेंगे आप, है ना। अब आगे कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग विदाउट साइन बोर्ड। अच्छा, ये तो विदाउट साइन बोर्ड थी, तो विदाउट साइन बोर्ड तो मैंने ये निकाल दी। अब ये कह रहा है कि विद साइन बोर्ड निकालो, तो विद साइन बोर्ड कैसे निकलेगी, विद साइन बोर्ड निकालने के लिए तो ट्रायंगल लेना पड़ेगा PQS। तो इन ट्रायंगल PQS इसमें लिखेंगे tan 45 इजिकल टू पूरा की पूरा परपेंडिकुलर, यानी कि SQ/24। tan 45 1 होता है, SQ/24, तो SQ की वैल्यू कितनी आ गई 24 मीटर विद साइन बोर्ड, ये आ गया विद द साइन बोर्ड, है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द साइन बोर्ड, अब साइन बोर्ड की हाइट निकालो। तो आपने ये निकाला था, ये साइन बोर्ड की टोटल हाइट है, तो इसमें से इसको माइनस कर देना,
तो आपकी क्या बचेगी, ये केवल एक्स एक्स रह जाएगा, इतना बड़ा। आ गया कि नहीं आ गया? तो अब फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द टॉप ऑफ द साइन बोर्ड। साइन बोर्ड का टॉप है यानी कि ये एस। अब आपको क्या निकालना है, ये पी एस निकालना है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द दिस। तो क्या लिखेंगे, इसी में लिख दो। अब आपको बेस पता है और हाइपोटेनस निकालना है। बेस और हाइपोटेनस क्या में आते हैं, कॉस में। तो कॉस 45 क्या लिखेंगे बताइए बच्चों, कॉस 45 इजिकल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस का मतलब 24 और हाइपोटेनस का मतलब एस क्यू, सॉरी एस क्यू का मतलब एस पी होगा, एस पी। तो कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 इज इक्वल टू 24 एस पी। तो एस पी इज इक्वल टू 24√2 मीटर। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वेरी अच्छा क्वेश्चन था केस स्टडीज में। कोई जरूरी नहीं कि आपसे हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन अलग से पूछे, केस स्टडी में पूछ लेगा, उसकी मर्जी। तो प्लीज बच्चों बहुत ढंग से करना, बहुत अच्छे तरीके से करना। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। पक्का सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? पक्का सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पक्का सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए? पक्का सबको समझ में आ रहा है? ओके, आप हंसते हुए जाएं और हंसते हुए खेलते हुए वापस आएं। मे गॉड ब्लेस यू। आ गया कि नहीं आ गया बताइए? पक्का समझ में आ रहा है सबको? मे गॉड ब्लेस यू। आपकी मुस्कान हमेशा आपके चेहरे पर दिखाई देती रहे बोर्ड के एग्जाम के बाद। ओके बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय, गुड नाइट।